स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को क्लास 10 का रिवीजन जो है ये हम लोग का असल में सीबीएसई में नहीं है, शहबाग में है। तो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका हम लोग जो है रिवीजन वाला चैप्टर हम लोग करेंगे। तो पहला चैप्टर रिवीजन का हम लोग पहला चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज रिवीजन 1। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। नीचे में दिया गया जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो है प्रपोर्शन में है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज 12:21 और 32:56 है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहला मैंने लिख लिया है यहाँ पे 12:21 है, तो इसको मैंने लिख लिया है 12/21। तो इसको हम लोग को सिर्फ देखिए काटना है, उसको मतलब लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो 12 देखिए वो 3 से डिविजिबल है, 3 से जाता है 4 टाइम्स, तो 3 4 जा 12, 21 3 से जाता है 7 टाइम्स, 3 7 जा 21। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 4/7 जो कि लिख के रखा है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का 32/56। तो 32/56 देखिए क्या होता है, 32/56 को अगर हम लोग काटते हैं देखिए ये 8 से जाता है डिवाइड, 8 4 जा 32 और 56 को भी 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 7 जा कितना होता है 56। तो आ गया कितना 4/7। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो रेशियो जो है ना, रेशियोज़ का जो आंसर आया था वो देखिए सेम था, 4/7 यहाँ पे भी था, दूसरे का भी देखिए रेशियो जो है 4/7 ही आ गया। मतलब 4/7 बोथ में देखिए इक्वल आ रहा है ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि 12:21 और 32:56 जो है वो रेशियोज़ में है, सॉरी वो प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि उनका रेशियो जो है इक्वल आ रहा है। तो देखिए ये मैंने देखिए ये तो हम लोग का हो गया एंड लिखा है, देखो 12:21 एंड 32:56 आर इन प्रोपोर्शन। बाकियों का आप लोग करके देख सकते हैं। तो देखिए बाकियों का देखिए ऐसा आ रहा है 22:33 था, तो 20/33 से 11 से काटा मैंने तो 2/3 आ गया। नेक्स्ट था 33:24। तो देखिए 33/24 करने से हम ये शायद 3 से गया, 3 11 या 33, 3 या 24। बाकी का सब हम लोग देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। तो यहाँ पे देखिए उनका किसी का भी रेशियो मिला नहीं है, सेम 2/3, 11/8, 3/5, 2/3, 6/7, 2/3, किसी का भी रेशियो देखिए मिल नहीं रहा है। तो बाकी सब प्रोपोर्शन में नहीं है, सिर्फ पहला वाला ही प्रोपोर्शन में है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे तो हम लोग को पहला ही क्वेश्चन देखिए जो मिल गया है ना, उसका आंसर हम लोग का प्रोपोर्शन में आ गया है। अगर हम लोग का पहला जो है पहला वाला अगर सेम मतलब प्रोपोर्शन में नहीं आता तो हम लोग को दूसरे में भी करना पड़ेगा। दूसरा वाला अगर प्रोपोर्शन में नहीं आता तो तीसरे वाले में जाना पड़ता है। तो आप लोगों को कभी कभार पूरा हर किसी को करके देखना पड़ेगा जब तक आपका प्रोपोर्शन में नहीं आता है, मतलब जब तक आपका रेशियो में नहीं आता है तब तो आपको करके देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ये भी सेम हम लोग का प्रोपोर्शन में क्या है, कौन सा है। तो पहले हम लोग देखिए क्या है 2 6 6 8। यहाँ पे देखिए रेशियो वाला जो है वो वाला सिंबल नहीं दिया है, ठीक है, प्रोपोर्शन वाला सिंबल नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स हम लोग को दिख रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे पहले 2 टर्म्स को लिख लेंगे, पहले उन दोनों का पहले हम लोग रेशियो लेंगे 2 और 6 का। 2/6 किया तो 1/3 आ गया। और लास्ट में 2 टर्म क्या है 6 और 8 दिख रहा है आप लोग को, 6 और 8 उनका रेशियो निकाल लिया तो 3/4 आ गया। बाकी इन सब का हम लोग को करके देखना है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम लोग अच्छे से करके देखिए तो हम लोग को मिल रहा है देखिए 10/20 और 30/16 का रेशियो देखिए बराबर आ रहा है, 1/2 1/2। ठीक है, तो इनका रेशियो तो बराबर आ रहा है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला नंबर 2 जो है वो प्रोपोर्शन में है, और 10:20 30:60 आर इन प्रोपोर्शन। होप के आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे हम एक चीज़ नंबर 3 थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, P/PQ उसको हम लोग करेंगे। देखिए P सेम है कट गया, P सेम है कट गया, ऊपर 1 और नीचे Q रह गया। P²/Q बाई Q² अगर करूँ, देखिए Q ऊपर 1 है और Q यहाँ पे 1 है, सॉरी Q नीचे 2 है। तो यहाँ पे नीचे अगर हम कैंसिलिंग करूँ तो नीचे 1 Q तो रह ही जाएगा, ऊपर Q 1 ही था तो वो तो कट गया पूरा, 1 Q कट गया, तो ऊपर में से P² रह जाएगा। बाकी सब सिंपल है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके। तो अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे हम लोग। पहले क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू पाई का ये तो फॉर्मूला है। इफ़ ए इंक्रीजेस देन आर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे तो लिख के दिया है, तो ये असल में ब्लैंक्स था।
इफ़ आर डिक्रीजेस ए का क्या होगा। तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। मान लें कि पाई का जो वैल्यू है 1 है, आर का वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी थोड़ा देखिए यहाँ पे आर जो है ना, आर की जगह पे मैं अगर 1 लिखता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करो तो 1 आता है, तो 1 1 जा कितना आता है 1 आता है ना। इसी तरीके से मैं अगर पाई को मैं अगर 1 ही पकड़ लूँ और आर को मैं अगर 2 पकड़ लेता हूँ तो देखिए क्या होता है, 1 तो अपनी जगह पे सेम है, 2 का स्क्वायर करें तो 4, 4 1 जा कितना आ जाएगा 4 ना। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए तो हम लोग क्या मिल रहा है, देखिए आर का वैल्यू 1 था। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू यहाँ पे 1 था, फिर था क्या 2, मतलब आर का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, पहले आया था 1, नेक्स्ट क्या आया था 4। मतलब क्या है, आर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है 1 से 2 हो रहा है, तो ए का वैल्यू भी देखिए क्या हो रहा है, 1 से क्या हो गया 4 हो गया ना, मतलब बढ़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ ए इंक्रीजेस आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ तो ये तो सिंपल है, ए अगर बढ़ता है तो देखिए ए बढ़ा था तो आर भी क्या था, बढ़ गया था ना, 1 से हो गया कितना 2 हो गया था। और अगर आर डिक्रीज होता है तो ए का वैल्यू भी क्या होता है, डिक्रीज ही होता है, ठीक है। रोमन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी एंड टाइम ऑफ ए मूविंग कार इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस और टाइम को देखिए, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से डिनोट किया गया है, और इनका जो वैल्यूज़ यहाँ पे दिया गया है, टी अगर 1 होता है तो डी का वैल्यू आता है 4, टी अगर 2 होता है तो डी का वैल्यू क्या आता है 8 होता है, टी अगर 3 होता है तो डी का वैल्यू क्या होता है 13। ऐसा करके यहाँ पे टेबल को दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, बाकी जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स जो है ब्लैंक्स को हम लोग को भरना है, ठीक है। यहाँ पे रोमन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, टी एंड डी वेरीज बोला है, सॉरी रोमन नंबर 1 बोला है क्या, टी एंड डी वेरीज। तो इसके लिए देखिए हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, वेरीज टी एंड डी जो है वेरीज क्या होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, तो अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोग को शॉर्टकट में थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टी का जो वैल्यू देखिए कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है। तो डी जो है, डी का भी वैल्यू देखिए बढ़ रहा है या घट रहा है, 4 नेक्स्ट 8 12 16 20 पूरा बढ़ रहा है ना। एक वैल्यू बढ़ने से अगर दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू अगर बढ़ता है तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो रोमन नंबर 1 जो है ना, रोमन नंबर 1 का देखिए टी एंड डी वेरीज डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे करके दिखाया शायद। डिस्टेंस इक्वल टू देखिए फॉर्मूला भी, हाँ इसको हम लोग फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो देखिए और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को अगर डी पकड़ते हैं, स्पीड को वी और टाइम को टी पकड़ते हैं, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। तो देखिए यहाँ पे दोनों देखिए, दोनों वैल्यू जो है डी और टी, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन बनाना है ना, लीनियर इक्वेशन क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह का लीनियर इक्वेशन अगर बनाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, ये दोनों वेरिएबल जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये तो मैंने बोल दिया। और एक आसान सा तरीका क्या था, अगर एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या फिर जैसे कि टेबल में दे दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर एक घटता है तो दूसरा भी अगर घटता रहे तो इसके रिलेशन को हम लोग बोले क्या, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस डी एंड टी वेरीज डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रोमन नंबर 2 देखिए क्या है, टी इक्वल टू 6 है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग, इसका एक फॉर्मूला ही है, अगर दो वेरिएबल अगर डायरेक्टली वेरी करता है तो इसको याद रखने का एक तरीका है, डी फॉर डायरेक्टली और डी फॉर डिवाइड। यहाँ पे देखिए डी फॉर डायरेक्टली होता है, डी फॉर डायरेक्टली भी होता है, और डी फॉर और भी क्या होता है, डिवाइड भी होता है, ठीक है। तो देखिए
इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग को दिखा था ना, एक है टी और दूसरा है डी। ये दोनों तो देखिए एक वेरिएबल बनने से दूसरा वेरिएबल बन रहा था ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टी और डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी प्रोपोर्शनल टू डी। तो हाँ, टी प्रोपोर्शनल टू डी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पहले यहाँ पे क्या दिया है, टी का वैल्यू 6, टी का वैल्यू 6 यहाँ से ढूंढ के निकालिए। टी का वैल्यू 6 यहाँ पे क्या है, ये गिन के देखिए, 1 2 3 4 5, 6th टर्म है, ये क्या है, 6th टर्म है ना, इसको हम लोग T6 बोल लेंगे। और हम लोग को D का जो है 6th टर्म का वैल्यू निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, D6 निकालना है। तो और यहाँ पे हम लोग को देखिए, इसको देखिए हम लोग T1 पकड़ लेंगे, T2 T3 T4 T5, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इनको D1 T2 T3 D4 D5 ऐसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये दोनों वेरिएबल जो है टी और डी किस तरीके से रिलेटेड है, एक बनने से दूसरा बन रहा है ना, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो होता क्या है, T1/D1 इक्वल टू T2/D2 इक्वल टू T3/D3, ऐसा चलता रहता है, डिवाइड हो जाता है वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स को डिवाइड करता है हमेशा। कब होगा ये, जब दोनों वेरिएबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, मतलब एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। तो ऐसा अगर रिलेशन रहता है ना, तो D4 डायरेक्टली और D4 डिवाइड हो जाता है, वेरिएबल्स डिवाइड हो जाता है, T1/D1 इक्वल टू T2/D2 इक्वल टू T3/D3, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा जितना भी वेरिएबल्स रहेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिख के रखा है यहाँ पे T1 जो है, T1 का वैल्यू मैंने टेबल से लिख के रखा है 1, D1 का वैल्यू रखा है, पहला जो वैल्यू था D का पहला वैल्यू दिखिएगा कितना है, 4 है, D का पहला वैल्यू है 4। तो इसको T1 पकड़ लेंगे आप, और इसको पकड़ेंगे क्या, T1। तो T1/D1 कितना हो गया, T1 और D1 कितना हो गया, 1 और 4। हम लोग को T6 और D6, सॉरी T6 तो दिया है और D6 निकालना है। तो T6 इक्वल टू 6 और D6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंस T एंड D वेरीज डायरेक्टली मैंने बोला है, देयरफॉर T1/D1 इक्वल टू T6/D6, जो मैंने बोला था ना, दे आर डायरेक्टली रिलेशन, D4 डायरेक्टली और D4 डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 1/4। T1 और D1 का वैल्यू बिठा दीजिए यहाँ पर, देख कर, T1 का वैल्यू 1, D1 का वैल्यू क्या है 4, T6 का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर 6 है, D6 का वैल्यू क्या है पता नहीं, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 के साथ क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 4 के साथ 6 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है ना। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, 24। ऐसे में क्वेश्चन मार्क किया था, T6 था ना, तो D6 जो है, D6 का भी वैल्यू आ गया कितना, 24। तो ये हम लोग का हो गया, मतलब है देखिए हम लोग का रोमन नंबर 2 जो था, यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो इसी तरीके से बाकी सम भी हम लोग को ऐसा ही करना है। D का वैल्यू दे दिया कितना, 28, D का वैल्यू देखिए 28 7th टेबल में है, ठीक है। तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे क्या, D7 पकड़ लेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, T का 7 बार टर्म हम लोग को निकालना है, तो T7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले की तरह हम लोग इसको इक्वेशन बना लेंगे, T1/D1 इक्वल टू T7/D7। तो देखते हैं, तो पहले मैंने लिख लिया यहाँ पर, सिंस T एंड D वेरीज डायरेक्टली, ये रोमन नंबर 3 है, सिंस T एंड D वेरीज डायरेक्टली, और T1 और D1 का वैल्यू टेबल से देख के लिखा था, T7 का वैल्यू नहीं दिया है, D7 का वैल्यू दे दिया है। तो ये दोनों T और D कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली। तो देखिए D से क्या होता था, डायरेक्टली, और D से क्या होता है, डिवीजन, T1/D1 इक्वल टू T7/D7 हो गया। सिर्फ वैल्यूज़ बिठा दीजिए, 1/4, T1 का वैल्यू 1, D1 का वैल्यू है 4, T7 का वैल्यू पता नहीं, D7 का वैल्यू 28 देख के बिठा दिए। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 के साथ क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 क्वेश्चन मार्क, 1 के साथ 28 मल्टीप्लाई, तो 28 हो गया। 4 तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इस साइड में आने से डिवाइड हो जाएगा, 28/4, 28 को 4 से डिवाइड करने से कितना हो गया, 7। तो T7 का वैल्यू आ गया 7। सेम एक ही तरीके से हम लोग को रोमन नंबर 4 भी करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ बिल्कुल वैसा ही तरीका है, ऐसे ही कीजिएगा। आप लोग को T1 और D1 का वैल्यू दिया है 1/1 और 4, हम लोग को T का जो 9th वैल्यू है वो नहीं दिया है, D का 9th वैल्यू दे दिया था 36। तो मैंने लिख के रखा है, सिंस T एंड D वेरीज डायरेक्टली हम लोगों ने कैसे समझा,
टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो डी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो सिंस दे वेरीज डायरेक्टली देखो क्या हो जाएगा, T1/D1 = T9/D9। तो सिर्फ वैल्यूज लिख के दे देंगे हम लोग। 1/4 = क्वेश्चन मार्क 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया, 9 आ गया है। तो ये हम लोग का हो गया है, वो क्या आप लोग को ये समझ में आ गया है। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ़ यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं P वेरीज डायरेक्टली, इसको बोलते हैं, या तो फिर P प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं, या तो फिर वेरीज डायरेक्टली भी बोलते हैं। इसका और एक नाम है वेरीज डायरेक्टली। P प्रोपोर्शनल Q, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो P वेरीज डायरेक्टली Q when P equal to, equation है P varies directly Q when P equal to 6 then Q equal to 30। now if P equal to 20 then what is the value of Q, Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम लोग को निकालना है। और ये क्वेश्चन जो है ना HSLC में आया है 2021-2020 के पेपर में, मैट्रिक में आया है ये। मैं अपने सेवा बोर्ड के बारे में बोल रहा हूँ, सेवा में आया था। तो यहाँ पे है क्या, और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, P प्रोपोर्शनल Q बोला है, तो ये चीज़ मैंने लिखा है P प्रोपोर्शनल Q। तो जब भी प्रोपोर्शनल वाला सिंबल रहता है ना, तो क्लास 9 में हम लोग ने किया था प्रूव दैट F प्रोपोर्शनल M, प्रूव दैट F = M है। तो F प्रोपोर्शनल A था, ठीक है। F प्रोपोर्शनल हम लोग को F = हाँ ठीक है, F प्रोपोर्शनल M में था हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करते, इक्वल टू F के जगह पे, सॉरी प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोग इक्वल टू देके हम लोग कोई कांस्टेंट लाते हैं, उसके बाद K में लाते और K का वैल्यू 1 पर करके करते ना। तो यहाँ पे देखिए मुद्दा बात क्या है, यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनल सिंबल रहता है ना, प्रोपोर्शनल जब भी सिंबल रहता है तो हम लोग को एक इक्वल लाना पड़ता है और एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। देखिए प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक इक्वल टू का सिंबल लाएंगे, इक्वल टू लाएंगे, और एक कांस्टेंट किसी भी एक कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को हम लोग लेके आएंगे। ये मैंने बोला है कि देखिए प्रोपोर्शन हटाया, इक्वल टू दिया और लिखा है मैंने K, और K इज़ ए कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में जाएंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को सजा लिया, P = K × Q। अब क्या है कि P = 6, क्वेश्चन ने बोल दिया है P = 6 एंड Q = 30। देखिए P का वैल्यू 6 और Q का वैल्यू 30 हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। P का वैल्यू क्या बोला है, P = 6 एंड Q = 30, देन फ्रॉम 1 वी गेट, देखिए 1 पे हाथ रखिए, P था ना यहाँ पर, लेफ्ट साइड में क्या था P का वैल्यू क्या था, P का वैल्यू 6 था। तो देखिए लेफ्ट साइड में मैंने P की जगह पे क्या बिठा दिया, 6 बिठा दिया है। इक्वल टू है, इक्वल टू दे दिया, K है, K दे दिया, Q का वैल्यू कितना है, 30 है, लिख दिया 30। तो देखिए अभी K का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इस साइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड, 6 के नीचे 30 आ गया। तो K = क्या हो गया, 6/30 यानी 1/5। K = आ गया कितना, 1/5। तो हम लोग K का वैल्यू मिल गया है। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर P का वैल्यू 2 होता है तो हम लोग को Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, अभी P का वैल्यू 2 दे दिया है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ़ P = 2 देन फ्रॉम 1 P का वैल्यू बिठा दीजिए। ये जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यूज़ करेंगे अभी, और P का वैल्यू हम लोग बिठा देंगे जो क्वेश्चन में दिया था 2। देखिए मैंने लिखा है क्या, इफ़ P = देन फ्रॉम 1 वी गेट, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 पे लेफ्ट साइड में इसके ऊपर हाथ रखिए, P है यहाँ पर, P का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 2, तो P की जगह पे 2 लिखना है आप लोगों को। फिर K दिया है, K का वैल्यू निकाल के रखा है यहाँ पर, क्या है 1/5, लिखते हैं 1/5। उसके बाद क्या है, Q है, इक्वेशन 1 पे हाथ रखिएगा, Q का वैल्यू तो पता नहीं ना, तो रख दिया मैंने ऐसे। अब तो देखिए नीचे है तो क्या आ जाएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 से कितना होता है, 10 होता है ना। तो देखिए Q का वैल्यू भी आ गया कितना, 10 आ गया। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे हम लोग का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इससे आप लोग को यही चीज़ याद रखना है, आप लोग को प्रोपोर्शनल सिंबल जो हटाकर कोई एक इक्वल टू देना है और कोई कांस्टेंट एक लाना है, बस ये था कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ वैल्यूज़ को बिठा के जाइए नंबर 1 से, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखिए है क्या, क्वेश्चन हम लोग को एक टेबल मिला है,
द वैल्यू ऑफ y इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज, x का वैल्यू देखिए यहाँ पे x और नीचे है y, x का वैल्यू देखिए 1 2 4 8 हो रहा है, y का वैल्यू देखिए 32 16 8 डैश है। ध्यान से देखिए, देखो x का वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है, 1 2 4 8 बढ़ रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हाँ डिक्रीज हो रहा है, देखिए 32 16 8 डिक्रीज हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x दूसरा है y, एक वेरिएबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। एक वेरिएबल का वैल्यू कमने से अगर दूसरे का वैल्यू बढ़ता है या तो फिर वाइस वर्सा, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्या है, एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है, एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखिए I4 क्या होता है, I4 इन्वर्स होता है और I4 होता है कितना, क्या, इनटू। तो इस तरह के रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनके वेरिएबल्स को x1 x2 y1 सॉरी x1 x2 x3 x4 अगर इसको पकड़ता हूँ, इसको y1 y2 y3 y4 अगर पकड़ता हूँ, तो देखिए होता क्या है, x1 वेरिएबल्स क्या था, x1 और y1 था ना, तो दोनों के बीच में इंटू आ जाएगा। I4 इन्वर्स रिलेशन के लिए हम लोग का क्या होता है, इंटू हो जाता है वेरिएबल को, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये वाला हो जाता है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पकड़ लेंगे क्या, हम लोग को ये वाला डैश निकालना है, तो हम लोग पकड़ लेंगे क्या, और पहले लिखेंगे हम लोग सिंस x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू घट रहा है, ये लिखा है हम लोग। देखिए सिंस द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर x एंड y वेरीज इन्वर्सली। वो किस तरह के रिलेशन में, वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन अगर होता है तो क्या होता है, इंटू हो जाता है, वेरिएबल्स को क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो d4 डायरेक्टली d4 डिवाइड, तो क्या हो जाता है, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोल दिया है, सिंस देयरफॉर x एंड y वेरीज इन्वर्सली। कैसे समझ में आया इन्वर्सली है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, x का वैल्यू जो है देखिए क्या हो रहा था, x का वैल्यू बढ़ रहा था, तो y का वैल्यू क्या हो रहा था, घट रहा था, तो इसलिए मैंने बोला है देयरफॉर x एंड y वेरीज इन्वर्सली। अब इनका वैल्यू सिर्फ लिख लीजिए, x1 क्या था, 1 था, देखिए x1 का वैल्यू था 1, x2 y1 का वैल्यू क्या था 32, और इसको बोलेंगे क्या, इसको ये फोर्थ में आ रहा है, देखिए 1 2 3 फोर्थ वैल्यू है x का, ये x के सीधे है और फोर्थ वैल्यू है, तो इसको x4 पकड़ लेना है। यहाँ पे x4 हो जाएगा कितना, 8, y का देखिए ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये y के सीधे ये सब है ना, y का ये फोर्थ वैल्यू हो जाएगा y4। ठीक है, तो y4 हम लोग को निकालना है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर x1 y1 क्या है, x1 y1 क्या है, x4 क्या है, y4 क्या है, वो लिख लिया है। अब ये सब क्या है, इन्वर्स रिलेटेड है ना, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स इंटू हो जाएगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x4 इंटू y4, देखिए मैंने वो लिख लिया है। अब से वैल्यूज़ बिठा दीजिए, 1 इंटू 32, देखिए x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू बिठा दिया मैंने यहाँ पर, x4 का वैल्यू क्या है 8, y4 का वैल्यू कुछ नहीं है, पता नहीं यहाँ पर, तो 32 इंटू 1 32, क्वेश्चन मार्क के साथ 8 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, उस साइड में गया तो डिवाइड, 32/8 क्या हो गया 4, तो हो गया हम लोग का। तो देखिए ये वाला जो हम लोग का एक्सरसाइज रिविजन 1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिन में। तो अभी के लिए हम लोग का ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है।